नमस्कार, आपका स्वागत है सुरागीला न्यूज चैनल के उत्तराखंड बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर डालते हैं आज की दिन भर की उत्तराखंड की फटाफट खबरों पर। गौवंश को काटने की घटना का हुआ पर्दाफाश। वरिष्ठ लेखिका जया पांडे ने किया रामलीला के कलाकारों को सम्मानित। युवती से छेड़छाड़ करने के विरोध का एक परिवार को भुगतना पड़ा खामियाजा। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बजाज फाइनेंस मैनेजर की हुई मौत। भूरारानी क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती पर भाजपा नेता विकास शर्मा का चढ़ा पारा। उपाध्यक्ष अभिषेक रोहेला की अध्यक्षता में सौंदर्यीकरण एवं जल भराव की समस्या के निदान हेतु आयोजित की गई बैठक। रसोई गैस की ई-KYC को लेकर मची अफरा तफरी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलोटिया ने सरकार पर साधा निशाना। आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए डीएम को सौंपा ज्ञापन। नोएडा में रामनगर के डॉक्टर जफर सैफी राष्ट्रीय होम्योपैथी सेवा रत्न पुरस्कार से हुए सम्मानित। रामनगर में सोशल मीडिया पर बालाजी मंदिर के महंत के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मंदिर से जुड़े लोगों ने कोतवाली पहुंच की कार्यवाही की मांग। अब खबरें विस्तार से। एसएसपी अल्मोड़ा के निर्देशन में पुलिस टीम ने भद्रौज खान क्षेत्र में हुई गौवंश को काटने की घटना का पर्दाफाश किया। साथ ही 4 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वहीं गौवंश को काटने में प्रयुक्त हथियार व पिकअप बरामद किए गए। साथ ही एसएसपी अल्मोड़ा ने खुलासा करने वाली पुलिस टीम को 5000 रुपए के नगद इनाम से पुरस्कृत भी किया। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। जानकारी में होगा कि 1 तारीख की रात्रि में इवनिंग में एक गोकशी का मामला हमारे भद्रौज खान थाना क्षेत्र में हो गया था। ये लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से हर दृष्टि से बहुत ही संवेदनशील था। इसके लिए हमें 3 जो हमारी जो टीमें हमने इसमें एसओजी के साथ साथ अन्य थाना अध्यक्षों के साथ मिला के 3 टीमें बना के इसको अनावरण के लिए उसी समय से हम जुट गए थे। काफ़ी मेहनत के उपरांत इस केस में हमें आज सफलता मिली है और ये एक अच्छी बात है कि हम 72 घंटे में लगभग इस केस को एक तरह से हम इसके नज़दीक पहुँच गए थे। इस केस में जो भी ये 3 अभियुक्त प्लस एक लोकल जो 4 लोग इसमें शामिल थे, चारों को हमने गिरफ्तार कर लिया। जिस वाहन का इस घटना में प्रयोग हुआ था उस वाहन को भी हमने बरामद कर लिया है और पूछताछ में इनके द्वारा यही बताया गया था कि वो शाम को लगभग 6:30 से लेके 11 बजे के बीच में इन्होंने इस घटना को पूरी घटना को अंजाम दिया था। चूँकि काफ़ी एक सनसनीखेज घटना थी और इसके अनावरण में हमारी टीमों ने काफ़ी मेहनत की, तो इसके लिए मेरे द्वारा इस पूरी टीमों के लिए 5000 रुपये के कैश रिवार्ड की भी घोषणा की है। जो लोग ये पकड़े गए हैं इन पे पहले मामले से दर्ज हैं? इसमें देखिए हम अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड इसका खंगाल रहे हैं। एक जो है इसमें अभियुक्त तो उसके हमें एक क्राइम मिला है जो कि भद्रौज खान थाने का ही है। बाकी दूसरे थाने जहाँ की जैसे रामपुर के रहने वाले हैं और साथ साथ में जो आसपास के दूसरे थाने वहाँ से हम उनका जो क्रिमिनल हिस्ट्री है वो हम पता करवा रहे हैं और जैसा क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा उसके अकॉर्डिंगली अगर आवश्यकता हुई और हमें लगा तो हम उसमें गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई करेंगे। वरिष्ठ लेखिका एवं स्नेह प्रवाह की संयोजिका जया पांडे द्वारा नन्हे फरिश्ते कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसको पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने शुभारंभ कर नन्हे बच्चों के लिए समर्पित किया। इसके अतिरिक्त देश की प्रथम महिला रामलीला का आयोजन करने वाली भुवनेश्वर महादेव मंदिर एवं रामलीला समिति कर्नाटक खोला की महिला कलाकारों को इस कार्यक्रम में सम्मानित किया गया। कार्यक्रम पूर्व दर्जा मंत्री बिट्टू कर्नाटक के कार्यालय लोअर मॉल रोड कर्नाटक खोला अल्मोड़ा में आयोजित किया गया। अल्मोड़ा से संवाददाता हेमंत सिंह मेहरा की रिपोर्ट। रुद्रपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम नरपत नगर में युवती से छेड़छाड़ करने के विरोध का खामियाजा एक परिवार को भुगतना पड़ा। यहां युवती से छेड़छाड़ के विरोध करने पर एक परिवार के 5 सदस्यों को दबंगों ने धारदार हथियार से हमला करते हुए जमकर पीटा, जिसमें 3 लोगों के सर पर गंभीर चोट आई है। वहीं 2 लोगों को गुम चोट लगी है। साथ ही पुलिस को तहरीर देकर घायलों ने कार्यवाही की मांग की है। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। ये 2 पक्षों के बीच में एक झगड़े का प्रकरण आया है प्रकाश में। इसमें जो पीड़ित पक्ष है वो भी अभी थाने आया हुआ है, तो उसमें मेडिकल इत्यादि करके उसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई उसमें की जा रही है और जो भी पक्ष इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी घायल तो अभी 3 लोग हैं, ज़्यादा सीरियस है। उनका सर में चोट लगा है। एक का सिर में सरिया से मारा है, एक का सिर में तलवार से मारा है और एक का सिर में सरिया और डंडे मारे हैं। टाके बहुत है, एक के सिर में 10 टका, एक के सिर में 8 और एक के सिर में 10-20 टका है। डबल चोट लगा उनका सिर में। क्या हुआ था? बाहर के बदमाश लागे और गांव के लड़के थे वो बाहर के बंदे को बुला के रात को हाथापाई से खूब चोट मारा है, घर पे घुस के मारा है। क्या हुआ था? क्यों मारपीट हुई? ये मारपीट इसलिए हुआ था कि लड़कियों को हमारा छेड़खानी कर रहा था। हमने कहने के कि भैया क्यों छेड़खानी कर रहे हो हमारे घर के बेटे को, हमने बताया तो उन्होंने बदमाशी उल्टा दिखाया गया क्या कर लोगे। तो उन्होंने फिर बाहर से लड़के बुला के और उनके घर के जो है उन सबको बुला के घर में ला के फिर डंडे से खूब मारा है। कितने लोग थे? लोग थे 15-20 जने। काय चीज़ से मारा है? कितने लोग घायल हुए हैं? घायल अभी 3 जने हुआ है और 2 जनों को गुम चोट आया है और तलवार से मारा है, सरिया था और फरुआ के बैट थे, मोटे मोटे लंबे लंबे दस्ते थे उससे मारा है। पुलिस को फ़ोन किया था आपने कल? हमने पुलिस को सामने सूचना दिया था, एप्लीकेशन भी लिख के दिया था। पुलिस ने बोला कि भेज देंगे, हम अब क्या भेज देंगे। उन्होंने भेजा नहीं। अगर वो भेजते तो ये हादसा नहीं होता।
अच्छा, पहले कब लड़ाई हुई थी, दोबारा कब हुई? पहले लड़ाई हुई थी जब गांव में पंचायत हुई थी, 2-1 महीने की बात है। तो उस टाइम वो गांव में पंचायत हुई थी लड़की को छेड़खानी चक्कर में, वो लड़के ने छेड़खानी किया था, उसके बाद में पंचायत हुई थी। तो गाँव के लड़कों ने पंचायत हुई थी, तो पंचायत में उसने आगे हाथ मारना चालू किया, तो गाँव के लड़कों ने बचा के उसको मारा 2-4 थप्पड़। तो वही बदला अभी लिया इसने, सब लड़कों को मारूंगा ठीक करके। अच्छा, फिर उसके बाद जब कल लड़ाई हुई थी तो कल 2 बार लड़ाई हुई है? हाँ, कल 2 बार लड़ाई हुई। हाँ। एक घर में कोई नहीं थी, मैं था और भाभी थी और मेरी घरवाली थी। तो बच्चों को नहा के आ रहा था भतीजा मेरा, उसको मोटर से, तो जो लड़का सुनील नाम का लड़का है, उसने उसको थप्पड़ मारा कि जा बुला के लेकर पापा को, किसी को बुला के लेकर जा, किसी को मर्जी बुला के लेकर जा। तो मेरा भाभी गया, कह क्यों मारा तूने इसे? मेरा भाभी समझाने गया, लड़ने नहीं गया। तो मैं भाभी को उल्टा कह दिया कि घर चले जा, नहीं तो तेरे को ही मारूंगा। तो मेरा भाभी घर आ गया, तो सुनील नाम में अपना भतीजे को भेज दिया कि जा तू पीछे पीछे जा, उनसे जाकर पंगा ले लड़कों से। तो उसने पंगा लिया, तो हम लोग मारने लग गया। तो हमने बीच बचाव करने के उल्टा हमें उल्टा मारने लग गया। वो उनको बचाने के चक्कर में हमें मारा। तो हमें मारा, तो गांव के जो 2-4 आदमी उन्होंने हटा दिया, हमें खूब मारा। हमारे घर में कोई नहीं था, भाभी था, मैं था, तो मार दिया। वो फिर रात को फिर दोबारा लड़के लेकर आए मारने के लिए। पुलिस को बताया था आपने? पुलिस को हमने बताया था, शाम को आके एप्लीकेशन भी दिए थे। अच्छा, चलिए, कितने लोग हैं वो लोग जिनने मारा था? उन लोग 15 लोग थे, 15-20 जने। कौन कौन है, कोई नाम पता है किसी के? नाम पता है, मदन पाल है, सुनील है, पिंटू है, छोटे लाल है, पवन सिंह है, हरिओम है, और भी उनके रिश्तेदार है, जीजा भूजा है, बाहर के लोग भी है कुछ। अच्छा, क्या क्या हथियार था उनके? उनके तलवार थे, चाकू भी थे और सरिये भी थे और मोटे मोटे हॉकी के दस्ते थे। उधम सिंह नगर के बाजपुर में ईंटों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से बाइक सवार बजाज फाइनेंस मैनेजर की दर्दनाक मौत हो गई, जिसे आनन फानन में 108 एम्बुलेंस की मदद से बाजपुर के अस्पताल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं इस घटना से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। बाजपुर से संवाददाता कुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भूरारानी क्षेत्र में अघोषित विद्युत कटौती पर भाजपा नेता विकास शर्मा का पारा चढ़ गया। वहीं उन्होंने भूरारानी के लोगों के साथ अधीक्षण अभियंता के कार्यालय में पहुंचकर उनका घेराव किया और आपूर्ति सुचारू नहीं होने पर सीएम से शिकायत की चेतावनी दी, जिस पर मामले को लेकर अभियंता ने तुरंत अधीनस्थ अधिकारियों को मौके पर तलब किया और व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जेई को करो, एक्शन को आप लोग देखिए, ये हमारा भूरारानी क्षेत्र है रुद्रपुर नगर निगम में, और इस क्षेत्र के अंदर लगातार विद्युत कटौती से लोग परेशान हो रहे हैं। एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी यहाँ पर पूरी बिजली की व्यवस्थाओं को सुचारू रखने का निर्देश दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ये अधिकारी उनके निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ पर लगातार विद्युत कटौती हो रही है, अघोषित विद्युत कटौती हो रही थी। तो आज मैंने यहाँ के जो अधीक्षण अभियंता है SC शेखर त्रिपाठी जी से मुलाकात की थी। उन्होंने मौके पर ही हमारे वहाँ के जो जेई है, वहाँ के एक्शन है, वहाँ के SDO, तीनों को मौके पे बुलाया और उन्होंने 3 दिन के अंदर सारी विद्युत व्यवस्था को सुचारू करने का उन्होंने बताया हमें, और 3 दिन के अंदर विद्युत व्यवस्था वहाँ की प्रॉपर ठीक हो जाएगी। और हमने विद्युत कटौती का समय भी सुबह 7 से 12 कर दिया है। 7 से 12 ही लाइट जाएगी, उसके बाद वो अपनी लाइट सुचारू रूप से चलती रहेगी, और 7 से 12 के बीच में जो ठेकेदार ने अपना काम करना है कर लेगा, क्योंकि वह फीडर बहुत बड़ा है, उसे 2 टुकड़ों में बांटना है, और 2-3 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं ठीक हो जाएगी। हमारी धामी जो सरकार है ये आप जन के लिए है, और आप जन की मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराना हम कार्यकर्ताओं का काम है। और जहां पर भी अधिकारी इसमें हीला हवेली करेंगे उसको हम लोग बख्शेंगे नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी उनकी बात की जाएगी, शिकायत की जाएगी, और जो अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं उनको हम सम्मानित भी करेंगे। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के मुख्यालय में उपाध्यक्ष अभिषेक रुहेला की अध्यक्षता में शहरों में सौंदर्यीकरण एवं जल भराव की समस्या के निदान हेतु बैठक आयोजित हुई। बैठक में रुहेला ने ड्रेनेज, सड़क चौड़ीकरण, विद्युत पोल, पार्किंग, पार्क, सार्वजनिक शौचालय आदि के प्रस्ताव उपलब्ध कराए जाने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। रुद्रपुर से संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। जी, जिस रूप में आज के समय शहरीकरण हो रहा है उससे विभिन्न प्रकार की समस्याएं और असुविधाएं उत्पन्न होती हैं। तो उनके निराकरण के लिए एक प्रयास ये किया गया था कि जो हमारे उपजिला अधिकारी हैं, जो आज के दिन प्रशासक भी हैं नगर पालिकाओं में, और नगर आयुक्त हैं, और सचिव प्राधिकरण एवं कुछ रेखीय विभाग भी थे, उन सबके साथ एक चर्चा की गई कि किस रूप में प्राधिकरण का सहयोग से ऐसे कार्य किए जाएं जिनसे आम जनमानस को सुविधा प्राप्त हो, समस्याओं से निजात मिले। उसमें जल भराव के भी विषय थे, सौंदर्यीकरण थे, और नदियों की जल संरक्षण के जो कार्य हैं, साफ सफाई संबंधित कार्य हैं, इन सब पे चर्चा हुई थी। और साथ ही साथ जो विभिन्न सुझाव उनके चर्चा हुई
उसके क्रम में उनको एक अपने विभागीय स्तर पे प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए समय दिया गया है। एक बार जब प्रस्ताव आएंगे उसके बाद ही अग्रिम कार्रवाई जिलाधिकारी महोदय से चर्चा करते हुए की जाएगी। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। लोहाघाट गैस एजेंसी में रसोई गैस की ई-केवाईसी करने को लेकर दूर दूर क्षेत्र से आए लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिस कारण गैस एजेंसी में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। वहीं अत्यधिक भीड़ व तकनीकी खामी के चलते कई लोग बैरंग वापस घरों को लौट रहे हैं। साथ ही मंगलवार को लोगों की समस्याओं को देखते हुए लोहाघाट के वर्तमान पालिका अध्यक्ष गोविंद वर्मा व व्यापार मंडल अध्यक्ष भैरव दत्त राय ने गैस एजेंसी प्रबंधक से मुलाकात कर लोगों की समस्याओं से अवगत कराया। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। जो ये केवाईसी गैस गोदाम द्वारा की जा रही है मंडल विकास निगम द्वारा, तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसमें हमारे बुजुर्ग लोग काफ़ी आ रहे हैं और जो नौकरी पैसे वाले हैं उनके घर में यहाँ कोई रहता नहीं है, तो कर्मचारी है, सिंगल आदमी है, तो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और साथ साथ यहाँ ऐसी स्थिति बन गई है, काफ़ी भगदड़ की स्थिति बन गई है और NH जाम की स्थिति बन गई है। तो आज गैस प्रबंधन से वार्ता हुई। गैस प्रबंधन का ये कहना है कि केवाईसी लगातार चलती रहेगी। ऐसा नहीं है कि इसकी केवाईसी नहीं होगी, गैस नहीं मिलेगी, गैस सबको मिलेगी। और इन लोगों से ये भी कह दिया गया है कि तीनों भी लोगों के विकास खंडों में अलग अलग कैंप लगा दिया जाए और नगर का अलग से कैंप लगा दिया जाए। और जहाँ जहाँ गैस की गाड़ियाँ जा रही हैं, गैस की गाड़ियों के माध्यम से भी केवाईसी कराई जाए, जिससे कि हमारे बुजुर्ग और हमारी जो माताएं बहनें हैं काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इनको सुबह आ जा रही है, शाम को वापस जा रही है, काफ़ी पैसा भी बर्बाद हो रहा है इनका और समय भी बर्बाद हो रहा है। तो मैं यही अनुरोध करूँगा कि प्रबंधन से कि तुरंत ही और ध्यान दिया जाए और इसमें सुधार किया जाए और जनता को खाली भी परेशान नहीं किया जाए। गैस गोदाम में आकर यहाँ देखा कि यहाँ लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं केवीआईसी को लेकर के। हमारा निवेदन होगा कि विभाग से कि इसे क्रम वाइज विभिन्न शिविर लगा करके, और जैसे नगर क्षेत्र में है तमाम वार्ड हैं तो इसमें से एक वार्डों के हिसाब से भी इसको किया जाए, और ग्रामीण क्षेत्र क्योंकि बहुत बड़ा इलाका इस गैस गोदाम के अंतर्गत आता है और इस प्रकार से अगर भगदड़ रही तो यहाँ काम भी कर्मचारी ढंग से नहीं कर पाएगा और लोग भी परेशान हो रहे हैं। बहुत दूर दूर से यहाँ पर टिकट में खर्चा करके यहाँ पर आते हैं, लेकिन निराश होकर के उन्हें वापस जाना पड़ रहा है। हमारा निवेदन होगा कि इसे शिविर लगा करके अलग अलग जगहों पर इसे किया जाए। धन्यवाद। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीज मिलेगी? उपभोक्ता जैसे हर गांव क्षेत्रों में गाड़ी जा रही है वहाँ केवाईसी होगा। पिकअप में जैसे पिकअप जा रही है विस्तार बिंदु में, स्पॉटों में, वहाँ सब केवाईसी हो रहा है। जो उपभोक्ता यहाँ आ रहे हैं उनका भी हो रहा है। गैस मिलेगी उनको, बगैर केवाईसी की भी मिलेगी? मिल जाएगी ना, लेकिन करना तो अनिवार्य है। बस समय लगेगा। समय कब तक? एक बार हमने दे दिया फिर दोबारा आदमी को करना पड़ेगा। समय सीमा कितनी है इसकी? समय सीमा चलते रहेगा, चलते रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आज ही कराओ, बंद नहीं होंगे। बाबा ठीक है। केवाईसी के लिए बड़ी दिक्कत आ रही है, जिसमें गांव से बड़ी दूर से आ रहे हैं, जिसमें आदमी पानी के लिए भी तरस जा रहे हैं पीने के लिए यहाँ खड़े होके। तो इससे ये है कि हर ग्राम सभा में ये लगाएं, शिविर लगाएं, यहाँ बता दें इतने के लिए। पर जाम भी लग रहा है, आदमी पानी की प्यास से खड़े चक्कर आ रहे हैं आदमी। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता दीपक बलूटिया ने सरकार और वन विभाग के कार्यों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि राज्य के जंगल आग से राख हो गए और इधर सरकार और अधिकारी दोनों भविष्य की योजनाएं गिन रहे हैं, जबकि इस वक्त आग से काबू पाने को विभाग के पास ना तो संसाधन है और ना ही कोई ठोस प्लान। उन्होंने कहा कि चीड़ की पिरूल को जंगलों में आग लगने की वजह बता उससे ईंधन तैयार करने की बात कही जा रही है। वहीं इस वक्त आग पर कैसे काबू करें इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हल्द्वानी से संवाददाता दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। जो है फॉरेस्ट फायर फाइटिंग के क्या संसाधन है, नोडल अधिकारी अगर मौके पे जाएंगे तो क्या करेंगे, बिना संसाधन के आग कैसे बुझाएंगे, ये पहले तय करें, क्योंकि सरकार कहीं पर भी गंभीर नजर नहीं आती। सिर्फ नोडल अधिकारी बनाने से, मौका मुआयना करके तो आप रिपोर्टिंग करेंगे कि इतना जल गया, लेकिन आग नहीं बुझा पाएंगे। तो आग बुझाने के लिए सबसे पहले आपके क्या इंतजामात थे और आपकी क्या तैयारियां थी, क्योंकि गर्मियों में जंगलों में आग लगती है तो आपको गर्मी आने से पहले ही सब कुछ, जैसे आज जो फ्यूल होता है, जो पत्ते सूखे हुए पत्ते हैं वो आग के लिए एक फ्यूल की तरह काम करते हैं,
तो उसकी क्लीनिंग का काम समय पहले रहते करना चाहिए था, समय रहते करना चाहिए था। वो आज बयान में पढ़ रहा हूं कि हमारी एक कंपनी से बात हो रही है जिसमें पिरूल को जो है हम लोग दे देंगे तो उससे आग नहीं लगेगी। तो भविष्य की बातें करने लगे और चीड़ के जंगल के अलावा उत्तराखंड में 67% फॉरेस्ट है, और जो उत्तराखंड की एक पहचान है जिसकी वजह से टूरिस्ट आता है शुद्ध हवा लेने के लिए, एक अच्छे वातावरण में प्रकृति से, जिससे एक आय का भी संसाधन है, लेकिन सरकार इस पर बिल्कुल गंभीर नहीं है। मैंने देखा चुनाव में यहां आग लगी है, पानी का संकट आया पड़ा है, लोगों को घर में पानी नहीं पहुंच पा रहा, त्राहिमाम है लोग। लेकिन हमारे जो सरकार के मुख्यमंत्री जी हैं वो चुनाव में दिल्ली में जाके 400 पार 800 पार का नारा दे रहे हैं। तो यहीं से पता चलता है वो उनकी चिंता 400 पार की है, जनता की परेशानियों से कोई सरोकार नहीं है। बीती 26 मार्च को चंपावत जिले के पाटी ब्लॉक के मंगलेख गांव में युवा पान सिंह की हत्या कर दी गई थी। परिजनों के द्वारा गांव के ही मदन सिंह व उसके 2 बेटों भगवान सिंह तथा कृष्ण सिंह के खिलाफ पाटी थाने में नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इसके बाद पुलिस ने आरोपी भगवान सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से मृतक के परिजन संतुष्ट नहीं हुए, जिस पर उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाया। वहीं परिजन हत्या में शामिल मदन सिंह व कृष्ण सिंह की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। चंपावत से संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। 26/3/2024 को पान सिंह की मृत्यु होने के बाद भी अपराधी सरेआम घूम रहे हैं। मदन सिंह सनौ भगवान सिंह के पास जलाया हुआ मोबाइल व जॉकेट चूल्हे से निकालने के बाद भी पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है और महिलाओं से कोई पूछताछ नहीं हो रही है। मृतक परिवार अभी भी बार बार कभी 3 तारीख आएंगे, कभी 4 तारीख आएंगे करके पूछताछ के लिए पुलिस कह रही है। अभी तक पुलिस गांव में नहीं पहुंची है और मृतक परिवार दुखी है। और अकेले ने हमारा पान सिंह बिष्ट को अकेले ने नहीं मारा है, दुकान के अंदर बंधक बनाकर मारा गया है और इसमें हमें न्याय चाहिए। और 1 हफ्ते के अंदर अगर ये लोगों से पूछताछ गिरफ्तारी नहीं हुई तो डीएम कार्यालय में हम आंदोलन करेंगे, धरना देंगे। 2 ज्ञापन डीएम साहब को, 1 एसपी साहब को देने के बावजूद भी अपराधियों की कोई गिरफ्तारी और पूछताछ महिलाओं से नहीं की जा रही है। हमारा अनुरोध है कि जिलाधिकारी महोदय, एसपी महोदय से कि तुरंत न्याय की गुहार लगा रहे हैं, इसमें तुरंत कार्रवाई की जाए। और बंधक बनाकर पान सिंह बिष्ट को मारा गया है, दुकान के अंदर मारा गया है, जबकि खून सबूत वहां पर पुलिस वालों ने पाया है, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं कर रहे। रामनगर के चिकित्सक डॉक्टर जफर सैफी को राष्ट्रीय होम्योपैथी सेवा रत्न पुरस्कार से विभूषित किया जाने पर शहर व सूबे का मान राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ा है। विगत दिवस ग्रेटर नोएडा स्थित बेक्सन होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के सभागार में अखिल भारतीय चिकित्सक एसोसिएशन व सह आयोजक द पॉजिटिव होम्योपैथी, जक्सन होम्योपैथी व क्लिनिक 8 के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर जफर सैफी को उनके द्वारा कोरोना काल चिकित्सा व मानवता के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में शुमार किए जाने वाले राष्ट्रीय होम्योपैथी सेवा रत्न अवार्ड के तहत स्मृति चिन्ह, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस अवार्ड को पाकर सैफी ने कहा कि उनके द्वारा होम्योपैथी चिकित्सा के माध्यम से जटिल बीमारियों का इलाज कई रोगियों का किया जा चुका है। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मैं बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। ये उत्तराखंड के लिए, रामनगर के लिए, आप और हम सब के लिए बहुत ही गौरव का विषय है और आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शुभचिंतकों का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। नोएडा में मुझे ये अवार्ड जो है राष्ट्रीय होम्योपैथिक सेवा रत्न अवार्ड से जो है डॉक्टर SPS बख्शी जी, डॉक्टर DC प्रजापति जी के द्वारा नवाजा गया है और इसके लिए मैं आप सब पर ऋणी हूँ। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। आपको बता दें कि मंगलवार को सिद्ध पीठ श्री बालाजी मंदिर कोसी घाट के महंत डॉक्टर शुभम गर्ग व मंदिर से जुड़े सैकड़ों सेवकों ने कोतवाली पहुंचकर कोतवाल अरुण सैनी को ज्ञापन सौंपा। मामले में डॉक्टर महंत शुभम गर्ग ने बताया कि बीते दिवस फेसबुक पर प्रसारित एक चैनल के संचालक द्वारा उनके खिलाफ एक आपत्तिजनक एवं अशोभनीय टिप्पणी करते हुए उनकी छवि को धूमिल करने का काम किया गया है। उन्होंने इस मामले में उक्त चैनल के संचालक एवं चैनल के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस मामले में कोतवाली के वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज नयाल ने बताया कि इस मामले में मंदिर के महंत द्वारा दी गई तहरीर की जांच के बाद तथा सही पाए जाने के बाद वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। रामनगर से संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। मामला यह है कि फेसबुक पे एक चैनल प्रसारित होता है रवि के बिंदास बोल, जिसके द्वारा आज मेरे पर्सनल और मेरे जो एक सम्मानित पद है बालाजी मंदिर में महंत का, उसके ऊपर गलत क्वेश्चन, गलत वर्डों का यूज़ किया गया है, जिसके खिलाफ मैं और मेरे साथ जुड़े हुए सभी मंदिर के सेवक जो है आक्रोश में हैं और जिसके लिए हम लोग यहाँ आज कोतवाली में आके ज्ञापन दिया है और कार्रवाई की मांग की है कि उसके खिलाफ जो कार्रवाई की जाए कि उसने आगे कभी इस टाइप के अभद्र शब्द किसी सम्मानित व्यक्ति के लिए वो ना करे। और हमें अपनी कोतवाली पर पूरा भरोसा है कि वह इस पर पूर्ण जांच करेगी और हो सके तो उसके चैनल को बंद किया जाए या उसको पूर्ण रूप से समझाया जाए कि तुम्हें कभी भी खुद जो आरटीओ नहीं बनना, खुद पुलिस वाला नहीं बनना। यदि कहीं पे कोई कमी हो रही है तो वो कोतवाली को संपर्क करे कि ये व्यक्ति यहाँ पे गलत कर। देखिए, बालाजी मंदिर के महंत व कुछ लोग आए थे जिनके द्वारा फेसबुक चैनल पर जो एक टिप्पणी की गई है उसके खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। जांच की जा रही है, जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।